हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतर होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। रुकना नहीं है, हमेशा चलते रहना। चलते रहने का मतलब यह है कि जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक रुकना नहीं है। और तो इस कड़ी में हम लोग जो पढ़ रहे थे पुष्पीय पौधा का लैंगिक प्रजनन या पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन, उनमें पीछे हम लोगों ने क्या देख लिया? पुष्प के बारे में देखा। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? जयांग के बारे में देखा, पुमांग के बारे में देखा। उसके बाद हम लोगों ने किसके बारे में देखा? ओव्यूल के बारे में देखा कि ये क्या चीज होता है। ओव्यूल के संरचना के बारे में देखा हम लोगों ने। और आज जो अपने लोगों का टॉपिक है, आज जो हम आपको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं वो क्या है? दो टॉपिक हम आपको आज एम्ब्रियो सैक पढ़ाएंगे, लेकिन एम्ब्रियो सैक से पहले आज अपने लोगों का टॉपिक क्या है? एम्ब्रियो सैक। क्या है? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक का मतलब क्या होता है? भ्रूण कोष। क्या है? भ्रूण कोष। एम्ब्रियो सैक का मतलब क्या होता है? भ्रूण कोष। लेकिन भ्रूण कोष कैसे बना? भ्रूण कोष कैसे तैयार होता है? इसका फंक्शन क्या है? इसमें कितनी संरचनाएं हैं? इसको जानने के लिए अपने लोगों को दो टर्म को समझना पड़ेगा। दो टर्म को समझना पड़ेगा और फिर जाके अपने लोग उसको क्या कर सकते हैं? डील कर सकते हैं कि ये चीज होता क्या है। अपने लोगों का जो है दो टर्म है। एक क्या है? मेगा स्पोरोजिनेसिस। मेगा स्पोरोजिनेसिस। मेगा स्पोरोजिनेसिस। और दूसरा क्या है? एक टर्म है मेगा गैमीटोजिनेसिस। दो टर्म, एक मेगा स्पोरोजिनेसिस और दूसरा क्या है दोस्त? मेगा गैमीटोजिनेसिस। मेगा स्पोरोजिनेसिस को हम हिंदी में कहते हैं गुरु बीजाणु। गुरु बीजाणु जनन। क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन। और मेगा गैमीटोजिनेसिस को हम क्या कहते हैं? गुरु युग्मक जनन। गुरु युग्मक जनन। एक क्या हो गया? गुरु बीजाणु जनन और एक क्या हो गया? गुरु युग्मक जनन। अब सवाल उठता है कि आखिर ये मेगा स्पोरोजिनेसिस है क्या? क्या इसका फंक्शन है? ये कैसे होता है? ये प्रोसेस आखिर होता क्या है और यह प्रोसेस कहां पे होता है? अब जरा इन मेगा स्पोरोजिनेसिस को समझने के लिए हम लोगों को क्या समझना पड़ेगा कि इसका ये जो प्रोसेस है, ये जो क्रिया है, यह क्रिया कहां हो रही है। तो जरा हम लोग थोड़ा सा आपको रिवर्स लेके चलते हैं और रिवर्स लेके चलते हैं तो उनमें आप जानते हैं कि हम लोग जो फीमेल, ये जो मेगा गुरु बीजाणु जनन की बात जो कर रहे हैं, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? फीमेल की बात कर रहे हैं या फीमेल स्पोर की बात कर रहे हैं, मादा स्पोर की बात कर रहे हैं। तो मेगा मतलब क्या होता है? बड़ा या गुरु। स्पोर मतलब क्या हो गया? स्पोर। और जीनेसिस का मतलब क्या होता है दोस्त? निर्माण, फॉर्मेशन। तो गुरु बीजाणु निर्माण या इसको हम के सामान्य भाषा में गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। और मेगा, ये जो गैमीटोजिनेसिस है, मेगा का मतलब हम लोगों ने क्या सीखा अभी? हम मेगा का मतलब क्या होता है? गुरु, बड़ा, भारी, वजनदार। और गैमीट का मतलब क्या होता है? युग्मक होता है। और जीनेसिस का मतलब क्या होता है? निर्माण। तो गुरु युग्मक निर्माण, गुरु युग्मक निर्माण या उसे हम क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु, गुरु युग्मक जनन के नाम से जानते हैं। अब ये जो गुरु बीजाणु जनन है यह क्या है कि हम जानते हैं गुरु बीजाणु मातृकोशिका के बारे में। गुरु बीजाणु मातृकोशिका, और जिसको हम क्या कहते हैं? मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल। और मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर मतलब गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु।
अब क्या कहते हैं कि मेगा स्पोर मदर से गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा मियोसिस डिवीजन के द्वारा, मतलब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा मेगा स्पोर बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं दोस्त? मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? जरा ध्यान देना कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से, दोस्त जरा समझिएगा इसको, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा गुरु बीजाणु बनने की क्रिया को, ये क्रिया क्या कहलाएगा? गुरु बीजाणु जनन। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब आगे बढ़े। तो ये जो गुरु बीजाणु जनन जो क्रिया है, ये गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा गुरु बीजाणु जो बनता है, यह क्रिया क्या कहलाता है? गुरु बीजाणु जनन। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है, यह क्या होता है? द्विगुणित संरचना होता है, ट्वेन स्ट्रक्चर होता है। और यह जो मेगा स्पोर होता है, वह क्या होता है? एन स्ट्रक्चर होता है, अगुणित संरचना होता है। हम लोगों ने क्या जाना कि यह जो है ट्वेन संरचना और यह जो है एन संरचना। ठीक है, अब ये जो इस एक मेगा स्पोरोजेनेसिस से एक मेगा स्पोर, मतलब सिंगल मेगा स्पोरोजेनेसिस, सिंगल मेगा स्पोरोजेनेसिस से एक मेगा स्पोरोजेनेसिस से 4 मेगा स्पोर बनते। कितने मेगा स्पोर बनते? 4 मेगा स्पोर बनते। 4 मेगा स्पोर बनता है। और इस 4 मेगा स्पोर में से ये जो, जरा इसमें क्या कहे, 4 मेगा स्पोर, यहां से 4 मेगा स्पोर, 4 मेगा स्पोर बनता है। एक मियोसिस डिवीजन से कितना बनता है? 4 मेगा स्पोर बनता है। और इस 4 मेगा स्पोर में से 3 जो मेगा स्पोर है वह क्या हो जाता है? डिजेनरेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। और सिंगल मेगा स्पोर क्या होता है? सर्वाइव करता है। ये जो सिंगल मेगा स्पोर है, ये क्या होता है? सर्वाइव करता है। और इस प्रकार के मेगा स्पोरिक डेवलपमेंट जब होता है, सिंगल मेगा स्पोर जो मतलब क्या करता है? एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट होता है, या सिंगल मेगा स्पोर जो डेवलप करता है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। याद रखेंगे, एक मेगा मतलब एक मियोसिस डिवीजन से कितना मेगा स्पोर? 4 मेगा स्पोर। मतलब एक मियोसिस से कितना मेगा स्पोर? 4 मेगा स्पोर। और इस 4 मेगा स्पोर में से 3 क्या हो जाएगा? डिजेनरेट हो जाएगा। और एक क्या करेगा? सर्वाइव करेगा। एक क्या करेगा? सर्वाइव करेगा। और एक जो सिंगल मेगा स्पोर जो सर्वाइव कर रहा है, इस डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, मेगा स्पोरोजेनेसिस से तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आया होगा। मेगा स्पोर मदर से मियोसिस डिवीजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा मेगा स्पोर बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। और मेगा स्पोरोजेनेसिस में एक मियोसिस से 4 मेगा स्पोर बनता है। और इन 4 में से 3 क्या हो जाते हैं? डिजेनरेट हो जाते हैं। केवल क्या होता है? एक सर्वाइव करता है। और इस प्रकार के डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। अब जरा यहां पे देखो, दूसरा टॉपिक क्या है अपने लोगों का? मेगा गैमेटोजेनेसिस। यह एक प्रोसेस है, मेगा गैमेटोजेनेसिस जो प्रोसेस, यह एक क्रिया है कि जिसमें मेगा स्पोर, जिसमें क्या है? मेगा स्पोर का डेवलपमेंट किसमें होता है? फीमेल गैमेटोफाइट। मतलब मेगा स्पोर जब क्या होगा? फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक, मतलब मेगा स्पोर जब फीमेल गैमेटोसाइट या एम्ब्रियो सैक में क्या होगा? कन्वर्ट होगा, परिवर्तित होगा, बदलेगा या बनेगा, तो इस प्रोसेस को, इस डेवलपमेंट के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेगा गैमेटोजेनेसिस। याद रखेंगे,
मेगा स्पोरोजेनेसिस के बाद क्या होता है, मेगा गैमेटोजेनेसिस होता है। और मेगा गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है कि मेगा स्पोर का डेवलपमेंट कहां पे होता है, फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसेक में, भ्रूण कोष में होता है। अब ये जो भ्रूण कोष में डेवलपमेंट होगा तो क्या होता है, आगे जरा देखें कि ये मेगा स्पोर क्या होता है, अपनी साइज में बढ़ता है। मेगा स्पोर अपने आकार को बढ़ाता है, इनलार्ज इन देयर साइज एंड इन दिस, और एवं इसमें, मतलब इस मेगा स्पोर में कंसिस्टेंटली, मतलब मेगा स्पोर है, मेगा स्पोर, और मेगा स्पोर का डेवलपमेंट किसमें होना, फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसैक में होना, क्या कहलाता है, मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो अब जो ये मेगा स्पोर जो डेवलप हो रहा है, ये अपने साइज को क्या करता है, बढ़ाता है, अपने आकार को क्या करता है, बढ़ाता है। और आकार जैसे ही इसका बढ़ता है तो इस मेगा स्पोर में मतलब तीन माइटोसिस डिवीजन होता है। कितना डिवीजन होता है, 3 माइटोसिस डिवीजन होता है। मतलब मेगास्पोर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, और इस हैप्लॉइड मेगास्पोर के केंद्रक में 3 माइटोसिस डिवीजन होता है, और इस 3 माइटोसिस डिवीजन के कारण से 8 न्यूक्लियस तैयार होता है। कितना तैयार होता है, 8 न्यूक्लियस कंडीशन उसमें क्या होता है, जनरेट होता है। कितना माइटोसिस डिवीजन से, 8 माइटोसिस, मतलब 3 माइटोसिस समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, और 3 समसूत्री कोशिका विभाजन कोशिका विभाजन के कारण से इसमें 8 केंद्रक का क्या होता है, निर्माण होता है। अब जरा ध्यान दीजिए, अब ये जो परिपक्व जो आपका एम्ब्रियोसैक है, अब उसमें कितना हो गया, 8 वो केंद्रक हो गया, और सेल की जो संख्या होती है एम्ब्रियोसैक में वह कितनी होती है, 7 होती है। वह कितनी होती है, 7 होती है। और एक मैच्योर अगर हम बात करें कि एक मैच्योर एम्ब्रियोसैक जो होता है, यह कैसा होता है, ओवल आकार का होता है, अंडाकार होता है। कैसा होता है, अंडाकार होता है। और इस ओवल अंडाकार भ्रूण कोष में जो न्यूक्लियस और कोशिका की संख्या होती है वह कितना होता है, इसमें जो केंद्रक होता है, केंद्रक की संख्या इसमें कितनी होती है, 8 होती है। और इसमें सेल कोशिका की जो संख्या है वह कितनी होती है, 7 होती है। इसीलिए अगर आपसे सवाल किया जाए कि एक परिपक्व भ्रूण कोष में कितना केंद्रक और कितना कोशिका होगा, तो आप क्या कहेंगे कि परिपक्व एम्ब्रियोसैक भ्रूण कोष में 7 कोशिका और कितना होता है, 8 केंद्रक होता है। सेवल ए मैच्योर एम्ब्रियोसैक आर 7 सेल 8 न्यूक्लिएट कंडीशन। ए मैच्योर एम्ब्रियोसैक आर 7 सेल 8 न्यूक्लिएट कंडीशन। कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा हम लोग इन चीजों पे कहते हैं कि 7 सेल 8 केंद्रक जो है यह कैसे अरेंज है, क्या चीज। अब हम लोग शुरुआत में जो बात किए थे कि भ्रूण कोष की बात करेंगे, एम्ब्रियोसैक की बात करेंगे, तो एम्ब्रियोसैक कैसा है दोस्त, ओवल है। हमने जब अभी जो पूरा 2 टर्म को समझाते हुए जो आपको एम्ब्रियोसैक बताया कि एम्ब्रियोसैक का ओरिजिन कहां से होगा, कहां से वो आएगा, तो उसके बाद ये जो एम्ब्रियोसैक है ये कैसा होता है, अंडाकार संरचना होता है। और इसका जो कंडीशन है कैसा वाला है, 7 सेल एवं 8 केंद्रक वाला, 8 न्यूक्लियस वाला, न्यूक्लियस कंडीशन, 8 न्यूक्लियस। अब यह जो भ्रूण कोष है दोस्त, इसमें 3 संरचनाएं पाई जाती है। कितनी संरचनाएं पाई जाती है, 3 संरचनाएं पाई जाती है। 3 संरचनाएं पाई जाती है। एक संरचना का नाम है एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल क्या है, एंटीपोडल सेल।
एक संरचना है पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, LNUCLEI न्यूक्लियाई। और ये जब दोनों पोलर न्यूक्लियाई यूनाइट कर लेता है तो इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल सेल। क्या कहते हैं, सेंट्रल सेल। और एक तीसरा जो संरचना, जो सबसे इंपॉर्टेंट संरचना है, वो क्या है आपका, एग एपैरेटस। कौन है, एग एपैरेटस। कौन है, एग एपैरेटस। अब जरा यहां पे ध्यान दें। अब ये जो हम आपको क्या कर रहे हैं, यानी कि एक एम्ब्रियो सेक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा देख लीजिए कि ये जो हमने डायग्राम बनाया है, ये जो डायग्राम है, मतलब ये सिंगल है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा चौड़ा करने के लिए ऐसा करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हम रफ डायग्राम बना रहे हैं जस्ट आपको समझाने के लिए। और ये जो संरचना है, यहां से ये चीज देखिए, ये जो सामान्य क्या है ना कि भ्रूण कोश है, एम्ब्रियो सैक। और इसमें ये जो ऊपर वाला सिरा है, ऊपर वाला सिरा ये है चलाजल एंड, चलाजल सिरा। और नीचे वाला जो है, नीचे वाला जो सिरा है वो है माइक्रो, नीचे वाला जो है माइक्रोपाइलर सिरा, माइक्रोपाइलर एंड। ये क्या है, ऊपर वाला चलाजल एंड और नीचे वाला कौन है, माइक्रोपाइलर। अब ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं, ये ऊपर वाला जो चलाजल एंड की तरफ पाया जाता है, इस भ्रूण कोश के 3 संरचनाओं में से एक संरचना ये क्या है, एंटीपोडल सेल। क्या है, एक है एंटीपोडल सेल। ये ऊपर वाला जो चलाजल एंड की तरफ पाया जाता है, इसको कहते हैं एंटीपोडल सेल। क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल। ये जो आपको बीच में ये जो दिख रहा है केंद्रक, जो बीच वाला, इन दोनों केंद्रक को हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय केंद्रक, पोलर न्यूक्लियाई। क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। और जब यह दोनों पोलर न्यूक्लियाई आपस में जुड़ जाता है तो ये क्या बना लेता है, सेंट्रल सेल। क्या कहलाता है, सेंट्रल सेल। और ये जो आप तीनों संरचना है, इसको हम सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, एग एपैरेटस, माइक्रोपाइलर एंड। ये क्या कहते हैं इसको, एग एपैरेटस, एपैरेटस, एग एपैरेटस। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर आपसे कोई पूछे कि भ्रूण कोश कितनी संरचनाओं से मिलकर बना है, तो समान रूप से क्या कहेंगे, 3 संरचना। और इन 3 संरचनाओं मतलब एंटीपोडल सेल, पोलर न्यूक्लियाई या सेंट्रल सेल या एग एपैरेटस, इन तीनों संरचनाओं को मिला करके भ्रूण कोश में 7 सेल होता है, 7 कोशिका होता है और 8 केंद्रक होता है। 7 कोशिका और 8 केंद्रक होता है। अब जरा हम लोग ध्यान देते हैं कि एंटीपोडल सेल के बारे में कि ये क्या है और इसका फंक्शन क्या है। यह एंटीपोडल सेल चलाजल एंड की तरफ पाए जाने वाला 3 कोशिकाओं का समूह होता है। कितने कोशिकाओं का समूह होता है, 3 कोशिकाओं का समूह होता है। और इसका जो फंक्शन है वो क्या है, एग सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। क्या करना, नरिशमेंट देना, मतलब पोषण देना। और यह जो है एंटीपोडल सेल जो है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, डिजेनरेट हो जाता है। जस्ट लाइक आप ऐसे सोचिए कि ब्याह के बाद लोकना का क्या वैल्यू रहता है, वही बात है इसका एंटीपोडल का, एंटीपोडल सेल का, कि अगर ब्याह नहीं हुआ है, जब तक ये चीज नहीं हुआ है, तब तक किसका करना, इस एग सेल का पूरा देखभाल करना, पोषण करना। और जैसे ही हो गया तो मतलब आप जाइए, आपका काम क्या हो गया, खलास, आप चाहिए, आप साइड हो जाइए। ठीक है, हम लोगों ने एंटीपोडल सेल के बारे में जरा, एंटीपोडल सेल जो होता है हैप्लॉइड होता है। ऐसा होता है, हैप्लॉइड होता है। यहां आपसे सवाल पूछा जाएगा, एंटीपोडल सेल जो है किस नेचर का होता है, द्विगुणित होता है, अगुणित होता है, त्रिगुणित होता है, तो याद रखेंगे अगुणित होता है। ऐसा होता है, अगुणित होता है। दूसरा जो है पोलर न्यूक्लियाई, ध्रुवीय केंद्रक जो है, यह 2 केंद्रक होते हैं जो भ्रूण
भ्रूण कोश के मध्य में पाया जाता है। जो क्या होता है, भ्रूण कोश के मध्य में पाया जाता है। और यह दोनों केंद्रक क्या होता है, आपस में मिल करके एक नया संरचना बना लेता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल सेल। अब यह सेंट्रल सेल जो सेकेंड मेल गैमीट के साथ फ्यूज करके इंडोस्पर्म बनाता है। क्या बनाता है, इंडोस्पर्म बनाता है। अब पोलर न्यूक्लियाई की अगर हम बात करेंगे तो यह भी कैसा नेचर का होता है, एन नेचर का होता है, एन नेचर का। और आपको यहां समझना है, तो एन नेचर का, तो एक पोलर न्यूक्लियाई एन है, तो कितनी पोलर न्यूक्लियाई है, 2 है, तो 2n है। तो अगर सेंट्रल सेल आपसे पूछा जाए कि द्विगुणित संरचना है कि अगुणित संरचना है, तो आप क्या कहेंगे, द्विगुणित संरचना, क्योंकि यह सेंट्रल सेल 2 पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन से या कॉम्बिनेशन से बना है। कोई दिक्कत है, आगे बढ़े, चलिए। अब एक तीसरा संरचना क्या बना, एग एपरेटस। और एग एपरेटस जो है वह 2 संरचनाओं का कंबाइंड फॉर्म है। एक कौन सा, सिनर्जिड्स, और दूसरा कौन है, एग सेल, एग सेल। तो याद रखेंगे, सिनर्जिड्स भी अगुणित संरचना है और एग सेल भी क्या है, अगुणित संरचना है। और ये जो मध्य में, हमेशा याद रखेंगे, एग सेल कहां पे पाया जाता है, मध्य में पाया जाता है, बीच में पाया जाता है। और सिनर्जिड्स जो होता है वो किनारे में होता है। और इस सिनर्जिड्स के पास क्या होते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस पाया जाता है। जो फिलीफॉर्म एपरेटस पराग नली को, पोलन ट्यूब को अपनी तरफ आकर्षित करने में मदद करता है, अपनी ओर आकर्षित करने में मदद करता है। तो हमने क्या देखा कि एग एपरेटस जो है 2 संरचनाओं का कंबाइंड फॉर्म है, एक सिनर्जिड्स का, दूसरा एग सेल का। और अगर यूं कहें कि सिनर्जिड्स और एग सेल को कंबाइंडली हम क्या कहते हैं, तो एग एपरेटस कहते हैं, जिनमें सिनर्जिड्स फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसका काम वहीं तक है कि पोलन ट्यूब को उसके अंदर पाए जाने वाले फिलीफॉर्म एपरेटस जो है अट्रैक्ट करते हैं। पोलन ट्यूब जैसे ही ओव्यूल में एंटर करता है तो उसके फर्स्ट मेल गैमीट इस एग सेल के साथ फ्यूज करके 2n संरचना क्या बनाता है, जैगोट बनाता है। जो हम लोग पढ़ेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें इस चीज की जिक्र करेंगे कि मतलब ये क्या चीज होता है। तो इसमें ये एग सेल क्या होता है, फर्स्ट मेल गैमीट के साथ फ्यूज करके क्या बनाता है, जैगोट बनाता है। और इस फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, सिंगामी कहते हैं या जनरेटिव फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और सेकेंड मेल गैमीट क्या होता है, सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज करके इंडोस्पर्म बनाता है। और इंडोस्पर्म कैसा संरचना है, त्रिगुणित संरचना है। कितना संरचना है, त्रिगुणित संरचना। अब ये चीज पूरा का पूरा एम्ब्रियो सेक आपके पूरा जेहन में आ गया होगा कि लघु गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, गुरु युग्मक जनन क्या होता है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि मेगा गैमीटोजेनेसिस क्या होता है। और अब जो मेगा गैमीटोजेनेसिस, जो मेगा स्पोर डेवलप होकर एम्ब्रियो सेक बना, तो एम्ब्रियो सेक कैसा नेचर का होता है, एम्ब्रियो सेक कितनी संरचनाओं से मिलकर बना होता है। और एम्ब्रियो सेक में जो कौन सा संरचना द्विगुणित होता है और कौन सा संरचना अगुणित होता है। तो ये आपका अगर हम फिगर की बात करें तो ये क्या है, एम्ब्रियो सेक है, जो कैसा होता है, 7 सेल एवं 8 केंद्रक वाला होता है, 7 सेल एवं 8 केंद्रक वाला होता है। और जिसमें याद रखेंगे 4 केंद्रक माइक्रोपाइलर इंड की तरफ होता है और 4 केंद्रक इसमें होता है, मतलब चलाजल इंड की तरफ होता है कि बैलेंसिंग फॉर्म में ये चीज लोकेटेड होता है। तो आज अपने लोगों ने क्या देखा कि पूरे के पूरे एम्ब्रियो सेक को हम लोगों ने देखा, मेगा गैमीटोजेनेसिस के बारे में देखा, मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में देखा। इससे संबंधित अगर आपको कोई भी सवाल होगा इससे, मेगा गैमीटोजेनेसिस से या मेगा स्पोरोजेनेसिस से, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करके पूछेंगे। और अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और खुश रहेंगे, हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। थैंक यू।